अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिक। बिल आखिर 16 से 17 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इस बात का पता चला कि ईरानी सदर सैयद इब्राहिम रईसी और उन समेत 9 लोग जाँ बहक हो चुके हैं। ईरानी वजीर खारजा भी इस हादसे में मारे जा चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, यह हादसा कैसे पेश आया? क्या ये कातिलाना हमला था, कोई साजिश थी, या मौसम की खराबी की वजह से वो अपनी जान से गए? रेस्क्यू ऑपरेशन करने में 16 घंटे क्यों लगे? मुल्क की हाई प्रोफाइल शख्सियत। देखिए, इब्राहिम रईसी सिर्फ सदर नहीं थे। इब्राहिम रईसी ईरान के साबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ईरानी एस्टैब्लिशमेंट के बंदे थे और ईरान के आने वाले वो सुप्रीम लीडर थे। यानी आयतुल्लाह अली खामनाई के बाद अगर ईरान के अंदर किसी ने सुप्रीम लीडर बनना था तो वो इब्राहिम रईसी थे। यानी ईरान के दूसरे ताकतवर तरीन शख्स, यानी आयतुल्लाह अली खामनाई के बाद दूसरी ताकतवर तरीन शख्सियत थे और लोग इन्हें पसंद भी करते थे। और ऐसा लीडर जिसके साथ 3 हेलीकॉप्टर उड़े, अचानक 2 अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, ये जाने बुझे बगैर कि सदर का हेलीकॉप्टर किधर रह गया है, कोई सिग्नल नहीं मिल रहे, या उसको वापस जाके ढूंढा जाए, या वो हेलीकॉप्टर आगे फ्लाई करे और बाकी हेलीकॉप्टर उनके साथ साथ या पीछे चले, जो एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है। तो अब सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि जो मलबा मिला है उसके मुताबिक कोई भी जिंदा नहीं है, लाशें मिली हैं, कोई जख्मी भी नहीं मिला, कोई ऐसा भी नहीं किसी के अंदर जिंदगी का आसार हो और पता लगाया जा सके। और शायद ईरान जो है वो फौरी तौर पे जाए हादसा पर पहुंच जाता तो किसी को बचाया जा सकता। जिस तरह का हादसा पेश आया है, जिस तरह से हेलीकॉप्टर जल गया है, जख्मी जो है जो सारे के सारे 9 के 9 पैसेंजर वो जान की बाजी हार गए हैं। और वो वहां पे बारिश हो रही थी, सख्त सर्दी थी, माइनस में टेम्परेचर था, तो कोई भी जख्मी अगर नॉर्मल हालत में भी जख्मी हो तो इस तरह के मौसम के अंदर उसका जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। अब 2 तरह से तहकीकात की जा रही हैं। नंबर 1, क्या इसके अंदर इसराइल की कोई इन्वॉल्वमेंट है? क्योंकि सबसे पहले ईरानी सदर की मौत का ऐलान इसराइल ने किया है। इस हवाले से भी देखना होगा कि क्या इसके अंदर अमेरिका की या फिर इसराइल की इन्वॉल्वमेंट है, और अगर ये इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है तो फिर हालात किसी और तरफ से। नंबर 2, अगर जेन्युइनली मान लिया जाए कि ये हादसा मौसम की खराबी के बायस पेश आया है, तो उसकी वजह क्या हो सकती है? उसकी वजह ये है कि ईरानी सदर जिस हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे हुए थे, ये 50 से 60 साल पुराना था। अब आप कहेंगे ईरानी सदर हैं, क्या उनके पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो नया हेलीकॉप्टर खरीद सकते? वजह ये है, अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियां लगाई हुई है, तो लिहाजा ईरान चाहकर भी, पैसे होते हुए भी कोई चीज इंपोर्ट कर ही नहीं सकता। तो लिहाजा ये जो रशियन आज से 50 साल पहले जो जब ईरान के अंदर बादशाही निजाम था, वहां पे ईरान के अंदर जो है वो शाह थे, तो उस दौर का ये हेलीकॉप्टर थे। उसके बाद ईरान के अंदर जो है वो इनकलाब आता है और पाबंदियां लग जाती हैं, और उसके बाद जो कुछ ईरान के साथ होता हुआ आ रहा है, यही वजह है कि ईरान कोई भी जदीद टेक्नोलॉजी नहीं खरीद सका। 50 साल पुराना हेलीकॉप्टर, जाहिर है उसके अंदर वो इंतजाम तो नहीं होंगे कि अगर हेलीकॉप्टर क्रैश भी कर जाए तो उसको कुछ ना हो, उसके अंदर आग ना लगे, या सेफ्टी के हवाले से उसके अंदर ज्यादा इंतजाम हो। अक्सर जब नए जदीद तरीन हेलीकॉप्टर भी गिरते हैं तो तब भी बचने के कोई चांसेस नहीं होते। लेकिन आजकल जदीद टेक्नोलॉजी है, आपके मुल्क का जो है सबसे बड़ा एक ओहदा है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, और उसके साथ मुल्क की सबसे अहम तरीन शख्सियत वजीर खारजा, जो आपकी फॉरेन पॉलिसी चला रहा है। और ईरान जैसे मुल्कों की फॉरेन पॉलिसी आसान नहीं होती। तो एक काबिल तरीन शख्सियत जिसको बनाने में, जिसकी आप कह लें कि उसको ट्रैक पर चलाने में, उसको ट्रेन करने में ईरान ने कितना ही टाइम इन्वेस्ट किया होगा, तो इतनी कीमती शख्सियत भी उनके साथ ही। तो लिहाजा अब चीजें इन्वेस्टिगेट होंगी कि 2 हाई प्रोफाइल शख्सियत एक ही जहाज में क्यों थी, उनको रेस्क्यू क्यों लेट किया गया, जो 2 प्यारे साथ थे उनके जो इकट्ठे चले थे वो क्यों पहले पहुंच गए। तो ये सारी चीजें, और फिर क्या कॉन्स्पिरेसीज हैं, कौन किस किस की इन्वॉल्वमेंट है, नेचुरल डिजास्टर था, तो इन सारी चीजों पर पहुंचा जाएगा। अभी तो जाहिर है दुनिया गम के अंदर डूबी हुई है, ईरान गम के अंदर डूबा हुआ है, पाकिस्तान ने 1 रोजा शोक का ऐलान किया है। तो लिहाजा अभी इन चीजों पर जो है वो जितनी भी खबरें होंगी वो अफवाहें होंगी, और जब इस तरह के हादसा हो जाते हैं तो फिर अफवाहें भी बहुत ज्यादा होती है। नंबर 2, पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है? एक तो पाकिस्तान के अंदर तुर्क वजीर खारजा आए हुए हैं, ये एक मामूल का मैटर है। अच्छा, दूसरा, इस्लामाबाद की 3 सीटें शुएब शाहीन की, अली बुखारी की और आमर मुगल की, उनके आज असल फॉर्म 45 पेश किए गए हैं जस्टिस तारिक जहांगीरी की अदालत में। और उन्होंने कहा है, दोनों पार्टियां कह रही हैं कि हम जीते हुए हैं, नून लीग वाले कहते हैं हम जीते हुए हैं। उन्होंने कहा कि जो है वो ओरिजिनल, अगर किसी ने जाली फॉर्म 45 देने की जमा करने की कोशिश की तो वो जेल में जाएगा, उसको सजा भुगतना पड़ेगी और उसको हम जेल में डालेंगे। ये सिविल अदालत नहीं है, ये
हाई कोर्ट है, तो लिहाजा यहां अदालत के साथ मजाक नहीं चल सकता कि आप जाली फॉर्म 45 जमा करा के जाएं। तो उन्होंने कहा कि तमाम किस्म के डॉक्यूमेंट्स की अगर जरूरत पड़ी तो फ्रांसिक होंगे और जेल जाना पड़ेगा जिन्होंने जाली तौर पे रिजल्ट तब्दील किए, जो सारे इस खेल के अंदर शामिल था। और अब पीटीआई इस हवाले से खुशी मना रही है कि बहुत जल्द इस्लामाबाद की तीनों सीटों का पोल खुलने जा रहा है और वो पीटीआई को वापस मिलने जा रही है। और फिर अदालत का यह भी इम्तिहान होगा कि जिन्होंने जाली तौर पर नोटिफिकेशन निकाले हैं, जाली तौर पर मैंडेट छीना है और हार को जीत में कन्वर्ट किया है, उन अफसरान के खिलाफ क्या होगा। तो लिहाजा इस हवाले से भी फिर एक शायर अहमद फरहाद कश्मीर के अंदर रिपोर्टिंग करने के बाद वो लापता हो जाते हैं। और पिछली समात पर जिस तरह से मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा था कि आईएसआई के सेक्टर कमांडर को तलब करेंगे, वजीर आजम को घर जाना पड़ेगा, सेक्रेटरी को बुलाया जाएगा, तो आज सेक्रेटरी दिफा को बुलाया गया। तो और डिप्टी अटॉर्नी जनरल वगैरह वो सारी ऑफिशियल्स मौजूद थे। तो उनसे पूछा गया कि क्या अहमद फरहाद दहशतगर्द है। तो ये सारी बहरहाल आर्गूमेंट हुए। जो अहम तरीन इंकशाफ हुआ वो अहमद फरहाद के वकील ईमान मजारी ने किया। ईमान मजारी ने कहा कि हमें अहमद फरहाद के व्हाट्सएप नंबर से कॉल आती है और कहा जाता है कि आप हाई कोर्ट के अंदर जो केस दायर आपने किया हुआ है आप वापस ले लें। तो अहमद फरहाद को छोड़ दिया जाएगा, कहा जाएगा कि उसका नंबर बंद था, कहा जाएगा कि वो खुद ही कहीं पे लापता हो गया था, या कहा जाएगा शुमाली इलाका जात की सैर पर चला गया। तो मुख्तलिफ आइडियाज शेयर किए गए कि ये हो सकता है, आप दरखास्त वापस ले लें। इमाम मजारी की जानिब से दरखास्त वापस नहीं ली गई, जिसके बाद आज अदालत के अंदर बता दिया गया है। और अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 3 बजे का वक्त दिया है और कहा है अपने डीजी को बता दें, अब उनको भी तलब करेंगे और इसके अंदर जो जो इन्वॉल्व पाए गए उनको सजा भुगतना पड़ेगी। आप ऐसे ये तमाशा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर जनाब रात को ये सेफ गजा जो मार्च हो रहा है डी चौक के मुकाम पे, वहां पे जमात इस्लामी के लोग जो सोए हुए थे उन पर एक नामालूम गाड़ी आती है और वो चढ़ जाती है, 2 लोग शहीद हो जाते हैं। बताया जाता है कि टारगेट सेनेटर मुश्ताक थे लेकिन वो बच गए, लेकिन उनके 2 साथी जो है वो गाड़ी ने कुचल दिए हैं। तो ये भी एक अहम तरीन चीज है कि इस मुल्क के अंदर क्या तमाशा हो रहा है। फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तुलबा की बाहिफाजत वापसी के लिए 6 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। 6 करोड़ रुपए 2 जहाजों के लिए जारी किए गए हैं। तो ये है केपीके का किरदार। और दूसरी तरफ फार्म 47 की पैदावार हुकूमतें सिर्फ किर्गिस्तान का दिफा करने में लगी हुई हैं कि देखें जी वहां तो हुआ कुछ नहीं, ये सारा सोशल मीडिया का तमाशा है। तो बहरहाल आप देखना ये होगा कि 3 बजे क्या अथॉरिटीज जो है वो अहमद फरहाद को पेश करती हैं और फिर आईएसआई के खिलाफ या जो लोग इसके अंदर गायब करने के अंदर मुलव्वस है उनके खिलाफ अदालत क्या हुक्म करती है। तो लिहाजा ये अब तक ये एक बड़ी सिचुएशन डेवलप हो चुकी है कि एक तरफ पता चल गया एजेंसीज ने लापता किया है और एजेंसीज ने फोन भी किया है, और दूसरी तरफ जो है वो जज मोहसिन अख्तर कियानी साहब बड़ा डट कर खड़े हुए हैं कि हम बाजियाब भी बंदा करवाएंगे और अगवा करने वालों को निशाने इबरत भी बनाएंगे। और आज एक और बड़ा फैसला आया इमरान खान के हक में कि जब इस्लामाबाद के जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने इमरान खान, जरताज गुल, असद उमर और दीगर पर जो मुकदमा था आजादी मार्च का, तोड़ फोड़ का, उसमें थाना कोसार के अंदर जो दर्ज मुकदमा था इमरान खान को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। जरताज गुल और दीगर साथियों को भी बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो मुसलसल हम देख रहे हैं कि चाहे वो थाना लुई भेर के मुकदमात हो, खन्ना के मुकदमात हो, बाराकऊ के मुकदमात हो, थाना कोसार के मुकदमात हो, तो इमरान खान मुसलसल इन केसेस के अंदर बरी होते जा रहे हैं।